सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनंत पाठशाला में। कल आपने देखा कि हमने सीजीएल एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो है वो स्ट्रेटजी दिया था 2020 के लिए। आज हम एक नई स्ट्रेटजी 66वीं बीपीएससी के लिए लेकर आए हैं। लॉकडाउन नहीं होता तो ये फॉर्म आ चुका होता और इसके एग्जाम डेट भी निकल चुकी होती, मगर लॉकडाउन के कारण अभी तक ये फॉर्म नहीं आया है, मगर किसी भी समय आ सकता है। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, देखें, जरूर आपको इससे लाभ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। 66वीं बीपीएससी की रणनीति 2020-21 क्या होनी चाहिए एक बीपीएससी एस्पिरेंट को, वो मूल बातें तो जरूर आनी चाहिए। और कौन कौन सी वो मूल बातें आनी चाहिए वो मैं आज दिखाऊंगा। दोस्तों, किसी भी कमीशन के एग्जाम को, खास करके बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या जेपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं तो 6 कोर सब्जेक्ट आपको आने ही चाहिए। अगर आपकी साधारण समझ उन 6 कोर सब्जेक्ट पर नहीं है तो आगे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वो 6 कोर सब्जेक्ट कौन कौन से मैंने यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। कोर सब्जेक्ट पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी, चौथा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, पांचवा जीएस जनरल साइंस, यहां हम जनरल स्टडीज नहीं समझेंगे, इसको जनरल साइंस समझेंगे, और छठा करंट। 6 कोर सब्जेक्ट है दोस्तों, और इनकी जानकारी तो रहनी ही चाहिए आपको, तभी आप इससे आगे बढ़ पाएंगे। तो हम देखते हैं जो वो कौन कौन से टॉपिक है इन 6 चैप्टर के जो हमें जानना अत्यंत जरूरी है, या जिसका ज्ञान बीपीएससी के पीटी को पास करने के लिए या मेंस में लिखने के लिए आपको आना एकदम आवश्यक है। तो हम शुरुआत करते हैं 6 कोर सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले इतिहास, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीनों के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने ही चाहिए बीपीएससी के लिए। देखते हैं कौन सा। सबसे पहले इतिहास में हम चलते हैं प्राचीन कालीन इतिहास पे। प्राचीन कालीन इतिहास में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, मगध साम्राज्य, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य बीपीएससी के लिए। तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके बाद मगध, फिर मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, फिर चोल वंश, कुषाण और बिहार स्पेशल। प्राचीन कालीन भारतीय में जो बिहार स्पेशल थे उनको तो आपको देखना ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन टॉपिक्स को देखते हैं तो उसके साथ खुद ब खुद बिहार जुड़ जाएगा। जैसे मैं 1-2 चीज समझा दूं। प्राचीन कालीन भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें से कुछ बिहार में भी थे। मगध वंश बिहार का उत्कर्ष है। मौर्य वंश, हमारी राष्ट्रीयता की सीमाएं यहीं से शुरुआत हुई थी, गणतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इन सभी कोर अभ्यास के बारे में आपको जानना ही होगा। फिर हम आते हैं मध्यकालीन भारत पर, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सल्तनत काल और मुगल काल। इसमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सल्तनत काल में हम बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन 4 शासकों के बारे में पढ़ना एकदम आवश्यक है। और वहीं अगर हम मुगल काल की बात करें तो अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां, ये 4 काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं। मगर एक चीज को हमें इसमें विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके मुगल काल बिहार विशेष में, कि जब हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इस बारे में आपको थोड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शेरशाह बिहार से रिलेटेड शासक थे, इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी है। वो मुगल काल में आएगा, बिहार विशेष में। फिर हम देखते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में यूरोपियनों का आगमन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यूरोपियों का भारत आगमन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आधुनिक भारत में। वैसे भी बीपीएससी के एग्जाम में इतिहास में आधुनिक भारत का ज्ञान आपको होना एकदम आवश्यक है। तो उसमें यूरोपियों का आगमन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जब हम पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे मैंने टॉपिक दिया हुआ है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम बिहार स्पेशल थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको 1-2 उदाहरण देकर समझा देता हूं। 1857 की क्रांति जो हुई थी
उसमें कुंवर सिंह का योगदान या उनके भाई अमर सिंह का योगदान, या आप जानते होंगे कि गांधी जी की जो सत्याग्रह की यात्रा शुरू हुई थी वो बिहार से हुई थी, चंपारण सत्याग्रह से। तो बहुत सारे सभी जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन हुए या योजनाएं बनी, उनमें बिहार तो विशेष रूप से सम्मिलित है ही। तो इसलिए जब भी हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना को बिहार की दृष्टि से पढ़ना है। जैसे चंपारण आंदोलन में बिहार का योगदान, असहयोग आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का योगदान। और ये भारत के लेवल पे तो पढ़ना ही है, और काफी सारे प्रश्न भी इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो ये इतिहास के लगभग इतने टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, उसके बाद ही आप आगे कुछ समझ पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा कोर सब्जेक्ट है दोस्तों भूगोल। कहने को तो सिर्फ ये एक भूगोल है, मगर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके। मैंने उनको अलग अलग करके आपको दिखाया है। पहला है प्राकृतिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल, और तीसरा है आर्थिक भूगोल। तीनों पार्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कमीशन की एग्जाम की दृष्टि से। खास करके ये जो प्राकृतिक भाग होता है भूगोल का और आर्थिक भाग, ये दोनों बहुत ज्यादा आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आर्थिक भाग के कुछ क्षेत्र आजकल इकोनॉमिक्स में भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आर्थिक भाग को तो पढ़ना जरूरी है ही, साथ ही साथ प्राकृतिक भाग को भी जो है पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। प्राकृतिक भाग के दौरान हम पढ़ेंगे कि कहाँ की मिट्टी कहाँ के कैसे होती है, किस प्रकार की उपजाऊ होती है, किस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। और प्राकृतिक भूगोल पढ़ने के दौरान हम विशेष रूप से बिहार के बारे में पढ़ेंगे। बिहार के बारे में दोस्तों इसमें स्पेशली 2 चीज आप जरूर पढ़िएगा। बिहार के नदियों की स्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 65वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है कि गंगा नदी बिहार में सबसे लंबी किस जिले में बहती है। तो बिहार की नदियों के बारे में, यानी कुल रूप से कहे तो बिहार का जो प्राकृतिक विभाजन है भारत के साथ हमको जो है वो पढ़ना। तीसरा कोर सब्जेक्ट है दोस्तों राजनीति शास्त्र। इससे पहले हमने देखा जो 2 कोर सब्जेक्ट थे इतिहास और भूगोल। तीसरा कोर सब्जेक्ट है दोस्तों राजनीति शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने की दृष्टि से। वैसे भी अब बीपीएससी एक प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं और उन्हें कानून की समझ अच्छी से होनी चाहिए। तो इसमें जो मेन टॉपिक पढ़ने के लिए तो पूरा संविधान पढ़ सकते हैं आप, मगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको हमेशा आना ही चाहिए अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं। तो वो क्या है टॉपिक दोस्तों? तो वो टॉपिक है राजनीतिक शास्त्र में संवैधानिक विकास। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न इस पॉइंट से पूछे जाते हैं संवैधानिक विकास से, जो 1773 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम तक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान का लगभग 50% पार्ट जो है वो इन्हीं संवैधानिक विकास, यानी ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए रूल लाए थे, उसी रूल पे हमारे संविधान की आधारशिला है। तो संवैधानिक विकास अत्यंत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों आपको अनुच्छेद के साथ याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ देते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। उसके बाद दोस्तों नागरिकता पढ़ना तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे सीए, एनपीआर और एनआरसी पर काफी ज्यादा हमारे देश में विद्रोह या अच्छी स्थिति नहीं देखी गई इस पर, तो इसलिए हमें नागरिकता की जानकारी होनी एकदम आवश्यक है। फिर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पॉलिटिकल साइंस। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से वर्क है जो राज्यों को करना चाहिए। फिर है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में हम दोस्तों 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ेंगे, जिसमें आ गए राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, संसद हो गई। संसद की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। संसद हो गई, उसके बाद उच्चतम न्यायालय है। ये 4 तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद भी आप पढ़ सकते हैं, मगर ये 4 आपको पढ़ने ही होंगे जो केंद्र सरकार के कार्यों को करती है। वो 4 है दोस्तों राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, संसद और उच्चतम न्यायालय। फिर हम दोस्तों आते हैं राज्य सरकार पर। राज्य सरकार में भी तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों तो सबसे महत्वपूर्ण हुए दोस्तों, राज्यपाल और विधानसभा में विधान परिषद। उच्च न्यायालय, ये 3 चैप्टर बढ़ने के बाद ही आगे आप बढ़ सकते हैं राज्य सरकार में। ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप देख सकते हैं राज्य सरकार पढ़ लिया हमने। फिर केंद्र राज्य संबंध, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। इसी संबंध के द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियां विभाजित की गई हैं, चाहे वो न्यायिक शक्ति तो कहीं विभाजित है ही नहीं, आर्थिक शक्तियां विभाजित की गई हैं, वैधानिक शक्तियां वितरित की गई हैं, तो वो सभी केंद्र राज्य संबंध के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था मौलिक अधिकार। वैसे भी दोस्तों आप अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 क तक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा अनुच्छेद इन्हीं क्षेत्रों से पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क तक। अगले क्लास में मैं वो भी बताऊंगा उसको कैसे हम आसानी से कंप्लीट करें। फिर है दोस्तों अनुसूचियां। लगभग परीक्षाओं में जितने भी आप कमीशन के एग्जाम देखते हैं, अनुसूची पूछी ही जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अनुसूची जो है 12, इसमें से 1-2 अनुसूची प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और फिर है दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमको सभी नहीं पढ़ने हैं, मगर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुसूची समझ गए आप लोग दोस्तों। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना एकदम जरूरी है। हमें सभी संविधान संशोधन नहीं जानने हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जानना अत्यंत जरूरी है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, ये सभी। और खास करके जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए हैं उन्हें आपकी जानकारी रहना एकदम आवश्यक है। फिर हम अगले कोर सब्जेक्ट पे आते हैं जिसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। काफी टिपिकल सब्जेक्ट है मगर समझना काफी जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको जानना एकदम जरूरी है। जैसे 1950 से लेकर 1991 तक का आर्थिक विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे आजाद भारत से लेकर 1991 तक जो है किस प्रकार का आर्थिक विकास हुआ। फिर 1991 का आर्थिक सुधार, जब देखने लगे कि हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी, खाड़ी युद्ध के कारण गड़बड़ाई थी दोस्तों 1991 में, तो उसके बाद हमारे देश ने आर्थिक सुधार लागू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोस्तों 1991 का आर्थिक सुधार, और खूब सारे प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। फिर है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में आपको एसबीआई तो पढ़ना ही है, एसबीआई, पीएनबी, बीओआई, ये सब तो जानना ही है। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे बैंक में जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेबी, शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था है। नाबार्ड, ग्रामीण विकास के लिए जो संस्थाएं अभी सबसे अग्रणी है उसमें नाबार्ड का नाम आता है। आपको नाबार्ड की जानकारी नहीं बहुत जरूरी है। फिर दोस्तों देखते हैं आधारिक संरचना, ये 1991 ईस्वी के बाद लागू हुई थी, या उससे पहले भी कर सकते हैं। आधारिक संरचना में सुधार, इस वर्ड का अगर आप अर्थ निकालें तो सामान्यतः होगा कि फैक्ट्रियों की स्थापना करना, परिवहन की अच्छी व्यवस्था करना, अच्छा बाजार विकसित करना, तो ये आधारिक संरचना कहलाते हैं। फिर है दोस्तों सतत विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूनिक चैप्टर है। सबसे ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूटली इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सतत विकास से। और फिर है दोस्तों हरित क्रांति। आज जो भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है सिर्फ हरित क्रांति के कारण, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। फिर दोस्तों जीएसटी, आपको भी पता है 2017 से लागू हमारे देश में, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जीएसटी, इसलिए ये हमारे जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगला कोर सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो सामान्य विज्ञान है। खूब सारे प्रश्न आते हैं इससे, और सामान्य टॉपिक से आते हैं, कोई बड़े टॉपिक से नहीं आते। जैसे रक्त काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिका, नियंत्रण एवं समन्वय, रोग, ये जानना भी बहुत जरूरी है, जीवाणु, विषाणु व प्रोटोजोआ से होने वाले। विटामिन की जानकारी आपको रहना एकदम जरूरी है। प्रोटीन की जानकारी आपको रहना एकदम जरूरी है। फिर प्रकाश,
परावर्तन अपवर्तन दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। एसआई मात्रक, आप 65वीं बीपीएससी के पेपर को निकाल कर देखें, एसआई मात्रक से ही 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सभी, उसके बाद विद्युत और धातु अधातु, फिर तत्व, यौगिक, मिश्रण और आवर्त सारणी। अगर इसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्षेत्रों में बांटे तो बायोलॉजी में रक्त कोशिका, नियंत्रण एवं समन्वय, रोग, विटामिन और प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों बायोलॉजी की दृष्टि से बीपीएससी के लिए। और फिजिक्स की बात करें तो उसमें प्रकाश, एसआई मात्रक, विद्युत धारा, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों बीपीएससी की दृष्टि से साइंस में, फिजिक्स में। और फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिर धातु अधातु, तत्व, यौगिक, मिश्रण और आवर्त सारणी, ये जितने भी टॉपिक्स आपने साइंस में देखे हैं ये सभी जनरल टॉपिक है और इनसे खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में। खास करके दोस्तों बीपीएससी ही नहीं, आप कोई भी किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने जाएं तो इन टॉपिक्सों से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। फिर छठा और आखिरी कोर सब्जेक्ट दोस्तों करेंट। सभी अभ्यर्थियों में ये होड़ मची रहती है कि हम कितना करंट पढ़े और क्या पढ़ के जाएं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है कि आप पूरी दुनिया या पूरे भारत के करंट को नहीं अपने दिमाग में रख सकते हैं। आयोग ने दिखाया है कि आपको क्या पढ़ के आना है। मूलतः 3 क्षेत्र दोस्तों आपको पढ़ना है। खास करके बीपीएससी को अगर आप देख रहे हैं तो बिहार की महत्वपूर्ण खबरें, याद रखिएगा दोस्त, सिर्फ महत्वपूर्ण खबरें, ज्यादा एक्स्ट्रा खबरें नहीं पढ़नी है, महत्वपूर्ण खबरें और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। सिर्फ इस 3 चीजों को आपको दोस्तों करंट के लिए कंप्लीट करना है। बिहार की सिर्फ महत्वपूर्ण खबरें, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, सभी घटनाएं नहीं, जो अति महत्वपूर्ण है उनको रखना है। तो ये कोर 6 सब्जेक्ट थे जिन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके प्रीलिम्स को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि बीपीएससी के प्रश्न में 10 मार्क फिक्स है जो सिर्फ मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। ये फिक्स है दोस्तों कि 10 मार्क मैथमेटिक्स से पूछा जाता है और ये सिर्फ 10th लेवल के होते हैं, सिर्फ अंडर 10th लेवल बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए दोस्तों आप भी इस टाइप से तैयारी कर सकते हैं और हमें आशा है कि अगर आप इतने टॉपिकों को अपने आप में रखते हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।